आप पहले ये एक वीडियो देखिए किस तरह से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार कर रहे हैं 1-to-1 मीटिंग के लिए। रूस के राष्ट्रपति सिर्फ अपने समकक्ष के समक्ष ही ऐसी 1-to-1 मीटिंग करते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ वो 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और वहां दोनों में बातचीत हो रही है। और ये बातचीत न सिर्फ गुप्त है बल्कि मीडिया के सामने बताया गया कि कैसे हो रही है। मीडिया को वो वीडियो रिलीज किया गया। ये बहुत बड़ा संदेश दे रही है और ये बहुत सारे देशों के लिए काफी कुछ कह रही है। राष्ट्रपति पुतिन डोभाल 1-to-1 मिलने के मायने क्या है? चीन अमेरिका को दिए संदेश में क्या छुपा है इस मीटिंग से? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1-to-1 मिल रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन अपने समकक्ष से 1-to-1 मिलते हैं, लेकिन अजीत डोभाल से 1-to-1 मिलना कई संदेश दे रहा है, खास करके अमेरिका और चीन जैसे देशों को, जो हमेशा अपने आप को दादागिरी वाली सुपर पावर समझते। रूस भी उनमें शामिल है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। रूस अजीत डोभाल के साथ 1-to-1 मीटिंग और फिर इस मीटिंग की वीडियो पूरी दुनिया के सामने लाना, ये बता रहा है कि भारत और रूस के संबंध वाकई अलग हैं और दुनिया को संदेश है कि ये ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन दुनिया को भारत की ओर से ये संदेश भी है कि भारत दुनिया भर में कैसे शांति बराबरी के साथ लाने के लिए अपनी भूमिका निभाने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर कई देशों ने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश की, बिना दोनों पक्षों को साथ लिए। रूस और यूक्रेन में युद्ध समाप्ति और शांति वार्ता की यह कोशिश तुर्की जैसे देशों द्वारा सिर्फ दिखावे के लिए मात्र थी। तुर्की जैसे देश अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे शांति वार्ता करा सकते हैं रूस और यूक्रेन में, लेकिन आधी अधूरी उनकी कोशिश फेल हो गई। वहीं दुनिया भर के देशों से भारत को कहा जा रहा था कि वो शांति करा सकता है, लेकिन भारत ने कभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा, सिर्फ ये कहता रहा कि भारत हमेशा शांति चाहता है। भारत की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़े ही कूटनीतिक तरीके से काम किया जा रहा था। भारत ने देखा कि कैसे पहले के शांति प्रस्ताव रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त नहीं करा सके। इससे भारत ने बहुत कुछ सीखा और जैसे ही समय आया, भारत ने बिना कुछ कहे अपना काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलना अपने दोनों खिलाड़ियों जयशंकर और अजीत डोभाल के साथ ये कहीं ना कहीं संदेश तो दे रहा था कि भारत द्विपक्षीय यात्राओं के सहारे कुछ और भी कर रहा है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा अपने बयानों में। प्रधानमंत्री की मीटिंग्स को रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों तक ही बताया। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसे भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है शांति वार्ता के लिए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई देशों ने शांति वार्ताएं कराई, लेकिन सब विफल रही। भारत पर दबाव तो है रूस यूक्रेन में शांति वार्ता कराने का, लेकिन भारत बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है, क्योंकि भारत शांति वार्ता के विफल होने का खतरा अपने ऊपर मोल नहीं ले सकता। अगर भारत के प्रस्ताव पर शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो भारत में भी मोदी की ताकतवर छवि को धक्का लगेगा और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना। इसलिए भारत अपने सारे मोहरे रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़े सोच समझकर चल रहा। अभी कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमारी विचारधारा या हमें समझने वाले जो देश हैं वो शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत, चीन और ब्राजील शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा सकते। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब ब्राजील और चीन के प्रस्ताव को नकार दिया है। लेकिन अब पता चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूक्रेन संकट का हल निकाल सकेंगे क्या? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है, अब उनको पुतिन का भी भरोसा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि सिर्फ 3 देश भारत, चीन और ब्राजील ही सीज फायर करा सकते हैं, लेकिन अब जेलेंस्की ने चीन ब्राजील की शांति पहल को विनाशकारी करार देते हुए खारिज कर दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि चीन ब्राजील का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं होगा। इससे लग रहा है कि जेलेंस्की को सिर्फ भारत पर ही भरोसा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें भी साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा शुरू में चलते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध जो था वो हुआ क्यों। देखिए, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया अचानक से, और अमेरिका को उसकी खबर थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है, वहां से अपनी
मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए उन्हें पता लगा कि किस तरह से रूस अपनी सेना को मूव करा रहा है यूक्रेन की। तो यूक्रेन पे जो हमला किया वो ऐसा कहा गया कि रूस ने यूक्रेन पर इसलिए हमला किया क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होने जा रहा था और नेटो के जो हथियार थे वो यूक्रेन में तैनात होने जा रहे थे। यूक्रेन पहले रूस का ही हिस्सा था, तो रूस का ऐसा मानना था कि अगर नेटो यूक्रेन में आ जाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, इसलिए उसने पहले यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस का ये पक्ष है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया। अब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, तो युद्ध शुरू होने के साथ ही शांति वार्ता की भी बातें होने लगी। शांति वार्ता की सबसे पहली बात की जो अपने आप को अरब देशों में फिर से मसीहा बनने की एक कोशिश कर रहा है, तुर्की की ओर से शुरुआत होती है रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता की। कुछ जगह तुर्की ने रूस और यूक्रेन के अधिकारियों को भी बिठाया आमने सामने कि आप वार्ता करो, लेकिन वहां कोई हल नहीं हो पाया, मतलब वो वार्ता विफल हो गई। जल्दी से बहुत तेजी में ये दिखाना कि हम शांति वार्ता करा सकते हैं वो विफल हो गया, बहुत तेजी में, बिना कूटनीतिक सोच समझ के शायद वो शांति वार्ता तुर्की ने शुरू कराई थी जिसका कोई फल नहीं निकला। भारत पर हमेशा शुरू से जिस दिन से ये युद्ध हुआ उस दिन से ही भारत पर दुनिया भर का प्रेशर था कि भारत रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता करा सकता है जेलेंस्की, लेकिन भारत अपने कोई पत्ते नहीं खोल रहा था क्योंकि भारत को पता था कि ये मामला कोई आसान नहीं है कि युद्ध में सीज फायर हो जाएगा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से बात करके। तो भारत अपना एक समय देख रहा था, भारत में चुनाव थे, इसलिए भी भारत के प्रधानमंत्री ये कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद वो प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू कर दी। लेकिन भारत के लिए जो ये शांति वार्ता है, जो ये युद्ध विराम की बात है, ये कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए ये दोस्तों ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। देखिए रूस का जो कहना है कि रूस ने जिन जगह पर कब्जा किया है वो उन जगहों को छोड़ेगा नहीं यूक्रेन की। वहीं यूक्रेन का कहना है कि जब तक शांति वार्ता नहीं हो सकती है, जब तक पहली वाली जो एक रेखा थी, सीमा रेखा, वो लागू नहीं हो जाए। तो यहाँ एक दूसरे पर किसी का विश्वास नहीं है। ऐसे में शांति वार्ता कराना और युद्ध समाप्त कराना बहुत बड़ी चुनौती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद ये अपने सबसे ऊपर रखा कि किस तरह से वो रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करा सकते हैं, और इसी को लेकर उन्होंने सबसे पहली यात्रा रूस की और रूस के राष्ट्रपति से वहां जाकर मिले। रूस से वैसे भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और राष्ट्रपति पुतिन से उनके बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसकी वजह से ही रूस के राष्ट्रपति जब चाहें तब उनसे मिल लेते हैं, जब चाहें तब उनसे फोन पर बात कर लेते हैं। और भारत रूस के संबंध वैसे भी बहुत पुराने हैं, देखे परखे संबंध हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति से बात करने में कोई हिचक नहीं हुई किसी भी तरह की, और उनकी बात को सुना राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े अच्छे से। जब भी उनकी मुलाकात हुई उसको बहुत अच्छे से सुना गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा करते हैं और यूक्रेन पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से जाकर मिलते हैं। और वहां भी हालांकि ये दोनों जो दौरे हुए हैं ये सिर्फ ये बताए गए कि ये द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राष्ट्रपतियों को तोल रहे थे कि कितना कौन झुक सकता है, किसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों सलाहकारों विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल के साथ दोनों जगह पहुंचे और वहां तोला पूरी तरह से दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को। उसके बाद जाकर अजीत डोभाल को लगाया गया कि आप अब शांति वार्ता की बात करिए। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी अगर उन्होंने ये शांति वार्ता सफलतापूर्ण करा दी और युद्ध विराम सफलतापूर्ण करा दिया, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं वो चाहते हैं कि भारत ये भूमिका निभाए और भारत ये भूमिका निभाने के लिए अब तैयार हो गया है। बहुत सारे कूटनीतिज्ञ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद भारत के पास वो कूटनीति नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिए भारत के पास ताकत भी है, भारत के पास कूटनीतिक लोग भी हैं। अजीत डोभाल, एस जयशंकर जैसे जो लोग हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर जिस तरह से बात कर रहे हैं तमाम देशों से, वो दिखा रहा है कि भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए अब तैयार है विश्व में। रूस और यूक्रेन में अगर शांति वार्ता भारत ने करा दी तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता को सफलतापूर्ण कराए। चीन पूरी कोशिश करेगा कि इस जो भारत की भूमिका है उसको कम किया जाए, क्योंकि
चीन अब दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन चीन पर किसी भी देश का विश्वास नहीं। लेकिन भारत पर, चाहे अफ्रीकन देश हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे अमेरिकी देश हो, सभी लोग भारत पर विश्वास कर रहे हैं और ये चीन के लिए बहुत खल रहा है। इसलिए चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत बड़ी भूमिका में आए। वो कभी भी नहीं चाहता कि भारत संयुक्त राष्ट्र में भी स्थायी सीट मिले भारत को। वो हमेशा विरोध करता रहा है। अकेला देश है चीन जो भारत का संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट के लिए विरोध करता रहा। तो चीन के लिए ये धक्का कैसे होगा? देखिए, चीन अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझता है। वो कहता है कि हम और अमेरिका दोनों मिलकर विश्व पे राज करेंगे, लेकिन चीन की कोई बात सुनता नहीं है। चीन अपनी ताकत के दम पर, अपने पैसे के दम पर हर जगह खेल खेल रहा है। उसकी जो कूटनीति है वो सिर्फ पैसे के दम पर है। भारत जैसे जो देश हैं वो मित्रता के दम पर अपनी कूटनीति कर रहे हैं। ये चीन और भारत में फर्क है। अफ्रीका के देश भी यही कहते हैं। अफ्रीका के देश कहते हैं कि जो चीन यहाँ कर रहा है वो सिर्फ व्यापार के लिए कर रहा है, और भारत जो कर रहा है वो यहाँ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाने के लिए कर रहा है। वहां के लोकल लोग भी ये कहते हैं। सरकारें तो, जो वहां के कुछ तानाशाह हैं, वो तो पैसे के लिए बिक जाते हैं। जैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ बिके, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और दूसरे मालदीव से लेकर ये बिके। लेकिन इनको एहसास हो गया कि भारत से संबंध किस तरह के हैं और चीन सिर्फ पैसे के लिए संबंध करता है। तो चीन को बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर भारत ये सफलतापूर्ण कराने में सफल रहा तो। अब देखिए, जो ये शांति वार्ता चल रही है ये बिना अमेरिका के हो ही नहीं सकती। जब तक अमेरिका यूक्रेन को नहीं कहेगा किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए, तब तक यूक्रेन नहीं मानेगा। यूक्रेन जो है वो पूरी तरह से यूरोपियन देशों और अमेरिका के कहने पर चल रहा है, और वो जो शांति वार्ता होगी वो बिना अमेरिका के तो हो ही नहीं सकती। अमेरिका भी उसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका ने, ये कहा जाता है कि अमेरिका ने भारत को ये आश्वासन दिया है कि भारत अपनी ओर से कोशिश करे, भारत अपनी ओर से जाकर पुतिन से बात करे और वो शांति वार्ता को सफलतापूर्ण कराए। क्योंकि जो अभी अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, वहां किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी तरह से रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा में शांति वार्ता चाहते हैं, और किसी भी तरह से शांति वार्ता हो, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। अब कमला हैरिस आ गई हैं चुनाव लड़ने के लिए, बाइडन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन डेमोक्रेट्स पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, और भारत को भी अब एहसास हो गया है कि अमेरिका पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो भारत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पहले सब कुछ जांच समझ कर ये देख रहा है। अभी कुछ दिन में भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा होने वाला है, तो वहां भी बहुत सारी चीजें होंगी, वहां भी बहुत बातें होंगी इसको लेकर। तो भारत पूरी तरह से देख परख रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर नहीं चाहेगा कि शांति वार्ता लागू हो तो कभी भी शांति वार्ता और युद्ध विराम हो ही नहीं सकता है। भारत पर यूरोपीय देश और दूसरे देशों का बहुत पहले से दबाव है। अभी आप सबने देखा होगा कि इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां शांति वार्ता करा सकते हैं, युद्ध विराम करा सकते हैं। वैसे ही यूरोपीय यूनियन के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी कहा, यूरोप कई देशों ने कहा कि भारत शांति वार्ता वहां करा सकता है। तो भारत पर बहुत दबाव था, लेकिन भारत अपने पत्ते खोल नहीं रहा था। वो देखना परखना चाहता था। भारत की जो आज की कूटनीति है वो ये देख रही है कि किस तरह से विफलता जो हुई है विश्व में किसी भी चीज को लेकर, उनसे सीख रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम उनसे सीख रहे हैं तो हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते। आज वो रूस के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा देशों की यात्रा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। तो अकेला एक भारत ऐसा देश है जिस पर वो विश्वास करते हैं, और भारत पर विश्वास करने की वजह से ही आपने देखा कि अजीत डोभाल से, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनसे 1-to-1 मीटिंग राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि वो कितना भारत को समझते हैं और भारत उनको किस तरह से समझता है। राष्ट्रपति पुतिन कभी अपने समकक्ष से ही वो मीटिंग करते हैं आमने सामने की, लेकिन एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सामने मीटिंग करना ये कभी नहीं देखा है, किसी के साथ नहीं किया है उन्होंने, लेकिन वो अजीत डोभाल के साथ कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि वो भारत पर विश्वास करते हैं। लेकिन अपनी कूटनीति सबकी है, सभी देशों की, लेकिन एक विश्वास है दोनों देशों में। अब दोस्तों बात आ रही है कि क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी एक भारत की ऐसी छवि बना चुके हैं कि भारत अब नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत बहुत सारी जगहों पर जहां वो हो सकता है वहां शांति वार्ता करा सकता है। बहुत सारे लोगों की बात चली कि
भारत इजराइल और फिलिस्तीन में भी शांति वार्ता करा सकता है, ईरान ने कहा, दूसरे देशों ने कहा, क्योंकि भारत के ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं और इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, और ईरान की ही ताकत है जो तमाम इजराइल से लड़ रही है। तो भारत वहां शांति वार्ता करा सकता है, ऐसा भी कई सारे कूटनीतिज्ञों का मानना है, कई देशों का मानना है। और भारत भी वहां अपनी पूरी, अभी वो देख रहा है, देखो भारत जब तक इन्वॉल्व नहीं होता है, जब तक अब उसे पता नहीं चलता है कि हमें इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, वो अपनी घरेलू परिस्थितियों के साथ साथ विदेशी परिस्थितियों को देखकर वहां इन्वॉल्व होता है। तो भारत को भी वहां देखना है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्राथमिकता है वो रूस यूक्रेन युद्ध है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध है ही नहीं। लेकिन एक संदेश चला गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चुनौती स्वीकार करने लगा है और भारत दुनिया भर में शांति वार्ताओं के लिए और जो भी वो कर सकता है अपना एक नेतृत्व देने के लिए तैयार है आज भारत दुनिया के सामने। अब बात आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब जिस तरह से भारत अपनी भूमिका निभा रहा है दुनिया भर में, उससे अब सवाल पैदा होने लगा है कि भारत को अब दूर नहीं रखा जाता संयुक्त राष्ट्र स्थायी सदस्यता से। और अगर वहां यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर वहां बदलाव नहीं होते हैं और भारत को वहां नहीं भेजा जाता है एक स्थायी सदस्य के तौर पर, तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और भारत की ये सही बात है कि विदेश नीति को लेकर एक ऐसा रुख बना है जिसमें भारत की विदेश नीति को स्वीकार कर रहे हैं। अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग दबाव बना रहे हैं, तो भारत वहां बता रहा है कि क्यों जरूरी है उसके लिए और क्यों जरूरी नहीं है उसके लिए चीजें। आज जयशंकर अभी यूरोप में है, तो वहां भी उनसे हर तरह के सवाल किए जा रहे हैं, पहले भी उनसे हर तरह के सवाल किए गए। भारत की इससे पहले इस तरह की कूटनीति नहीं थी, भारत खुलकर इस तरह से कभी जवाब नहीं देता था, लेकिन अब भारत उन अमेरिकी और यूरोपियन देशों को यानी कि पश्चिमी देशों को जवाब दे रहा है और उन्हें बता रहा है कि आपको ये भूमिका स्वीकार करनी होगी, भारत को इसी तरह से आपको स्वीकार करना होगा। भारत आपका चापलूस या आपका पिछलगू बनके आप सोचें कि आपका चापलूस या पिछलगू बनके आपके साथ रहेगा, तो ऐसा नहीं है। भारत की अलग भूमिका है, उसकी अलग सोच है, उसका अलग तरीका है, वो आपको स्वीकार करना होगा अगर भारत के साथ आपको संबंध इसी तरह से बनाए रखने हैं। तो भारत ने ये चुनौती भी दे दी है और भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो दुनिया भर के जो देश हैं, जो छोटे देश हैं, वो आपकी ओर देखते हैं, खास करके अफ्रीकन विकासशील देश जो हैं, वो सब आपकी ओर देख रहे हैं कि भारत किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या भारत की जो भूमिका अब निभा रहा है भारत, क्या चीन और अमेरिका जैसे देश भारत को स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका जवाब ये है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक ऐसी शक्ति बनकर उभरे जो दुनिया भर के लिए चुनौती बन जाए अमेरिका के लिए। वहीं चीन भी तो बिल्कुल नहीं चाहता है। चीन तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के जो पड़ोसी हैं उन पर किस तरह से वहां इंटरफेयर कर रहा है और अपनी एक आक्रामक नीति के जरिए, आक्रामक पैसे के दम पर वो किस तरह से वहां खेल खेल रहा है। तो चीन कभी भी नहीं चाहेगा। वैसे अमेरिका देखिए, अमेरिका किस तरह से खेल खेल रहा है। अमेरिका किसी भी तरह से भारत को एक मजबूत राष्ट्र नहीं बनने देना चाहता है और वो चाहेगा भी नहीं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। चाहे कश्मीर है, कश्मीर में वो अपना दखल जितना हो सकता है वहां दे रहा है, अलगाववादियों से मिलना। वैसे ही मणिपुर में जो ऐसा कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो हथियार आ रहे हैं वो अमेरिका चीन के बने हुए हथियार हैं और वही इतने आधुनिक हथियार हैं जो भारत की सेना यूज कर रही है। इतने आधुनिक हथियार कुकी को मिल रहे हैं, जो कुकी विद्रोही हैं उनको वहां उसी तरह के हथियार मिल रहे हैं। तो भारत को कभी भी ये लोग एक स्टेबल देश नहीं चाहते कि भारत अगर एक स्टेबल और ताकतवर देश बन जाएगा तो इनके लिए चुनौती हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने बांग्लादेश में किया, सेंट मार्टिन द्वीप पर जाकर वहां अपने आप को लाना चाह रहा था अमेरिका, और सेंट मार्टिन द्वीप पर उसने आने के लिए अब फिर तैयारी शुरू कर दी है। जो अपना मोहरा बैठा दिया है वहां यूनुस को बांग्लादेश में, उसके जरिए वो सेंट मार्टिन द्वीप पर आने की तैयारी शुरू कर दी है अमेरिका ने। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि अमेरिका वहां बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अब शेख हसीना ने अमेरिका को वहां पहुंचने के लिए परमिशन नहीं दी थी, इसी वजह से ये सब खेल हुआ, ये आप सबने सुना देखा हुआ। लेकिन भारत की जो चुनौती है वो आसान नहीं है। अब क्लियर तौर पे आप भारत को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं। अब भारत की जो चुनौती है उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कूटनीतिक तौर पर अपने इंटरनल सोर्सेस के जरिए कि किसी तरह से भारत को कमजोर किया जाए, भारत की जो
सफलता है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, तो ये कोशिश होती रहेंगी। लेकिन भारत ने जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में एक भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ा है, क्लियर तौर पर वो बता रहा है कि अब भारत एक स्टैंड लेने लगा है। पहले भारत कोई स्टैंड नहीं लेता था, वो कहता था कि भाई हमें अभी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम उनको ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब भारत स्टैंड लेने लगा है, और ये जो स्टैंड लिया गया ये बहुत बड़ी बात है भारत की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।